दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दक्षता एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज का जो टेस्ट 1 है, जिसे मैंने ऑर्गेनाइज किया था, इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह टेस्ट सीरीज सामान्य शिक्षकों के लिए लिया गया था, जिसमें आगामी दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया था। इस टेस्ट सीरीज में कुल 100 प्रश्न थे और 2 घंटे में सॉल्व करने थे। परीक्षार्थी को OMR शीट उपलब्ध कराए गए थे, जिसे नीले काले बॉल पेन का प्रयोग करते हुए स्याही भरना था। इस टेस्ट में कुल 100 प्रश्न जो इंक्लूड किए गए थे, आइए हम एक एक को सॉल्व करते हैं और आपको व्याख्या सहित इसके सॉल्यूशन समझाते हैं। पहला सवाल है, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही क्या होगा? संज्ञा उसे कहते हैं जो नाम हो, चाहे व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम हो। क्रोध जो है ये संज्ञा होता है। बाकी जो शब्द हैं ये सब संज्ञा नहीं है। कोई विशेषण है तो कोई कुछ और, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू जो होता है ये एक वचन है, सिंगुलर है। इसका बहुवचन हो जाएगा, जिसे प्लुरल कहते हैं, वो है आंसुओं। सही जवाब है ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन है, संगम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संगम को जब संधि विच्छेद करेंगे तो सम जोड़ गम बनेगा, यानी ये जो म हलंत है अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाता है। संगम, सम जोड़ गम। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर नक्षत्र दिखा हुआ है, इसमें 3 गलत है, 1 सही है। नक्षत्र का जो सही वर्तनी होता है वह अक्षर से होता है। नक्षत्र, क का आवाज आता है, फिर छ का आता है, जो क और छ मिलकर अक्षर बनता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम बताए। स्वागतम में जो प्रयुक्त संधि है वह यन संधि है। संधि कई प्रकार के होते हैं, लेकिन स्वागतम में जिस संधि का उपयोग हुआ है वह यन संधि है। अगला सवाल है, 6ठा नंबर, हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? पाठ पुस्तक के अनुसार ये जो कहानी है हार की जीत, इसके कहानीकार है सुदर्शन। अगला सवाल है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची का अर्थ होता है समान अर्थ वाला, यानी कौन ऐसा शब्द है जिसका अर्थ आकाश नहीं होता है? आकाश आसमान को कहते हैं, जिसे व्योम भी कहते हैं, नभ भी कहते हैं, अनंत भी कहते हैं। लेकिन अंबक जो होता है यह आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। अंबक का शाब्दिक अर्थ आँख होता है, जिससे हम लोग देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, अंबक, जो आकाश का पर्यायवाची नहीं है। अगला सवाल है, 8 नंबर, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन डी, विश्व जोड़ अमित्र, यानी विश्वामित्र होता है। अगला सवाल है, 9 नंबर, दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द तलाशिए। यानी 4 शब्द दिए हुए हैं, 3 का अर्थ एक दूसरे से मिलता है, चौथा जो है भिन्न अर्थ रखता है। आत्मजा, नंदिनी, कन्या, इस तीनों का अर्थ जो होता है वो बेटी के होता है, जबकि भार्या जो कहते हैं पत्नी को कहते हैं। यानी ऑप्शन सी जो है बाकी तीनों से अलग है, भिन्न अर्थ रखता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? प्रत्यय उसे कहते हैं जो शब्द के बाद में लगकर नया शब्द बनाता है। अगर आप ऑप्शन को गौर से देखेंगे तो यहाँ 3 शब्द दिया हुआ है। अभियोग में अभि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। व्यायाम में याम शब्द में व्या उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अपमान में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ प्रत्यय कोई नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, उर्वर का विलोम शब्द है। उर्वर का उल्टा क्या होता है? उर्वर का जो अर्थ होता है वो होता है उपजाऊ। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा ऊसर। इसका अर्थ होता है बंजर। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है 12 नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर चारों जो ऑप्शन है जिसमें 3 की वर्तनी गलत है, 1 की सही है। शारीरिक में तालाब सा होता है
और पहला र में दीर्घ ई की मात्रा, दूसरा र में हर्ष ई की मात्रा होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? बहुत ही मशहूर कविता है तोड़ती पत्थर। इस कविता के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, पत्थर की लकीर होना। दोस्तों ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है अमिट होना। पत्थर की लकीर होना, मेरी बात पत्थर की लकीर है, यानी मेरी बात अमिट है, मैं जो बोलूं वो सदा सत्य है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? बहुत ही मशहूर कहानी है पंच परमेश्वर, इसके लेखक प्रेमचंद हैं। अगला सवाल है, अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? अक्षर ध्वनि जो आती है वह संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। संयुक्त वर्ण ऐसे वर्ण को कहते हैं जो दो अक्षर से मिलकर बनता हो। अक्षर असल में क और छ से मिलकर बनता है। क और छ जब मिलता है तो अक्षर बनता है। इसी तरह हम कुछ भी बोलेंगे, अक्षर बोलेंगे तो क और छ का आवाज आएगा। उदाहरण के लिए हम बोलते हैं अक्षर, अक्षर में अ क छ र, ऐसा लगता है कि हमने अ क छ र लिखा है, लेकिन लिखा जाता है अ अक्षर और र, यानी अक्षर जो है संयुक्त वर्ण है। सही जवाब ऑप्शन सी। अगला सवाल है, 17 नंबर, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? दोस्तों कारक के क्लास में मैंने पढ़ाया था कि पर जो होता है अधिकरण कारक होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान में पर अधिकरण पर, यानी जो है अधिकरण कारक हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? सबसे पहले मैं बतलाऊंगा उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग जो होता है एक छोटा सा शब्द होता है जो किसी शब्द के पहले लगकर एक नया शब्द बना देता है। बेइंसाफी में कौन ऐसा शब्द है जो मूल शब्द के पहले लगकर नया शब्द बनाया है? अगर आप गौर करेंगे तो ये इंसाफी में जब बे लगाते हैं तो बेइंसाफी बनता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बे उपसर्ग का प्रयोग बेइंसाफी में हुआ है। अगला सवाल है 19 नंबर, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन है? उपसर्ग के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, अगला सवाल इसी से संबंधित है। रहित का अर्थ होता है किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। इसको आप आपस में तोड़िए। उपसर्ग हटाने के बाद सार्थक शब्द है योग, उपसर्ग हटाने के बाद सार्थक शब्द है देश, उपसर्ग हटाने के बाद सार्थक शब्द है अधिक। अत्यधिक में जो अति होता है उसके बाद अधिक होता है, यानी यहाँ भी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। लेकिन सुरेश में अगर हम सु को हटा दें तो रेश एक निरर्थक शब्द है। कहने का अर्थ यह हुआ कि उपसर्ग रहित शब्द कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी, सुरेश जो है उपसर्ग रहित शब्द है। अगला सवाल है 20 नंबर, डोरे डालना का अर्थ क्या होता है? डोरे डालना का अर्थ होता है प्रेम में फंसना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, सम्मुख का विलोम शब्द है। सम्मुख का विलोम शब्द हो जाता है विमुख। सम्मुख का अर्थ होता है की दिशा में, जबकि विमुख का अर्थ होता है विपरीत दिशा में, यानी सम्मुख और विमुख एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, विलोम हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हमारे भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। हमारे देश की भाषा जो है वो हिंदी है, राजभाषा है। भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ में मैंने पढ़ाया था कि योग रूढ़ ऐसे शब्द को कहते हैं जो पढ़ने में कुछ और हो लेकिन इसका मतलब कुछ और निकले। ठीक उसी प्रकार लंबोदर भी है। ये लंबोदर का अर्थ कुछ और होता है जो गणपति गणेश को अंकित करता है, यानी ये एक तीसरा अर्थ दे रहा है, इसलिए यह योग रूढ़ हो जाएगा। अगला सवाल है, विशेष व्यक्ति स्थान वस्तुओं का नाम होता है। विशेष व्यक्ति स्थान वस्तुओं के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए हम कुछ और जान लेते हैं। समूहवाचक संज्ञा समूह को बतलाता है, जैसे वर्ग हो गया, गुच्छा हो गया, सेना हो गया।
जातिवाचक संज्ञा पूरे जाति को बतलाता है। गाय की एक जाति है, बैल की एक जाति है, भैंस की एक जाति है, ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। भाववाचक संज्ञा भाव को बतलाता है। मिठास हो गया, तीतापन हो गया, ये सब हो गया भाववाचक संज्ञा, जिसे आदमी महसूस कर सकता है, छू नहीं सकता। अगला सवाल है 25 नंबर, ऐतिहासिक घटनाएं घटित होती है वर्तमान काल में, भविष्य काल में, भूतकाल में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इतिहास के बारे में आपने पढ़ा होगा। इति का अर्थ होता है बीती, हास का अर्थ होता है कहानी, यानी बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं। बीती हुई घटना कौन काल में घटित होती है? आप अंदाज़ा लगाइए। वर्तमान काल में वर्तमान घटनाएं घटित होती है, भविष्य काल में आने वाली घटनाएं घटित होती है, जिसे हम देखेंगे, देखा नहीं है। भूतकाल में गुजरी हुई घटनाएं घटित होती है, जो इतिहास से संबंधित है, यानी बीती हुई कहानी भूतकाल में घटित हुई है। इतिहास के पन्नों में आपने जो कुछ भी पढ़ा है, आप गौर करेंगे वह भूतकाल की घटना होगी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 26 नंबर है, जो केवल अपना काम निकालना चाहता है उसे क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो केवल अपना काम निकालना चाहता है उसे मतलबी कहते हैं। जब तक उसका मतलब है तब तक आपको याद करेगा, अन्यथा आपको भी भूल जाएगा। आइए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनके रूप और उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। संधि में क्या होता है कि दो अक्षर आपस में मिलता है, दो शब्द मिलता है, उसके रूप में भी परिवर्तन हो जाता है। विद्या अलग शब्द है और आलय अलग है, लेकिन जब दोनों मिलता है तो विद्यालय बन जाता है। बीच की मात्रा गायब हो जाती है, एक नया शब्द बन जाता है और एक नया मीनिंग लेकर आ जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 28 नंबर सवाल है। दोस्तों, अगला सवाल है 28 नंबर, x/5 बराबर 12। इसमें x का वैल्यू क्या हो जाएगा? आइए इसे हम सॉल्व करके दिखलाते हैं। यहाँ देख लीजिए, x/5 का वैल्यू 12 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? जब x के नीचे 5 हो तो x का वैल्यू 12 गुने 5 हो जाएगा। 12 से 5 को गुना करेंगे, 12 पंचे 60। सही जवाब हम तलाशते हैं ऑप्शन में। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी x/5 बराबर 12, तो x का वैल्यू 12 पंचे 60। अगला सवाल है, किसी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? चतुर्भुज उसको कहते हैं जो 4 भुजाओं से घिरा हुआ हो, उसमें 4 कोण हो। चतुर्भुज के जो 4 कोण होते हैं, इसका योग 360 डिग्री होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्न में कौन 11,1111 का प्रतिनिधित्व करता है? 4 ऑप्शन है, इसमें आप किसे 11,1111 मानेंगे? अगर हम किसी को गिनेंगे तो दाएं साइड से गिनेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये हो नहीं सकता। अगला है ग्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये भी नहीं है। इसे भी आप गिन कर देख लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये है 11,111। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आसानी से लेकिन सॉल्व करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 11,1111, मैंने इसे लिख लिया है। एक तरफ 11,000 लिखा और दूसरी तरफ 1111 लिखा है। इसे आपस में जब जोड़ेंगे तो ये 12,111 प्राप्त होता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि 11,1111 का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? 12,111 कर रहा है। अगला सवाल है 31 नंबर, निम्न में कौन सी संख्या आरोही क्रम में व्यवस्थित है? दोस्तों, सबसे पहले मैं बतलाना चाहूँगा कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम को बढ़ते क्रम कहते हैं। इसमें सबसे पहले छोटी संख्या को, उसके बाद उससे बड़ी को, फिर उससे बड़ी को व्यवस्थित करते हैं, यानी यह ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। इसे ही कहते हैं आरोही क्रम। ऑप्शन में जब आप देखेंगे चारों संख्या को, तब आप आसानी से पहचान पाएंगे कि इसमें कौन आरोही क्रम में है। इधर आप देख लीजिए सबसे छोटी संख्या कौन है। सबसे छोटी संख्या यहाँ
1011 है। 1011 के जो ठीक बाद की संख्या है वो 1101 है। उसके बाद 1110 है, फिर 1111 है। यानी यहाँ सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये जो है बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है, ये आरोही क्रम में व्यवस्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, एक टोकरी में 4 दर्जन केले हैं। इस प्रकार के कुल 7 टोकरी में कितने केले होंगे? यानी एक टोकरी है, इसके अंदर जो है केले रखे हुए हैं। कहा गया है कि एक टोकरी में 4 दर्जन केले हैं, 7 टोकरी में कितने केले होंगे? आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। एक तो टोकरी थी, उसमें केले कितने थे? 4 दर्जन। 4 दर्जन का अर्थ होता है 12 चौके 48 केले, यानी 48 केले यहाँ मौजूद थे। 7 टोकरी में कितने केले हो गए? एक टोकरी में जब 48 है तो 7 टोकरी में 48 गुने 7 यानी 336 केले मौजूद हैं। सही जवाब यहाँ हो जाएगा ऑप्शन। अगला सवाल है, 8 सैकड़ा 7 दहाई 9 इकाई को अंकों में कैसे लिखेंगे? दोस्तों इस प्रश्न को भी बहुत आसानी से सॉल्व किया है। यहाँ 8 सैकड़ा है, यहाँ 7 दहाई है, यहाँ 9 इकाई है। इकाई को हमने 1 से गुना किया, दहाई को 10 से गुना किया, सैकड़ा को 100 से गुना किया। जब सबको आपस में जोड़ेंगे आप तो 800 प्लस 70 प्लस 9 879 प्राप्त हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला सवाल है, 520 में 5 का स्थानीय मान क्या है? दोस्तों स्थानीय मान स्थान के अनुसार बदलता रहता है। 520 में जब आप देखेंगे तो 5 का स्थानीय मान 500 हो जाएगा, क्योंकि 5 के बाद 2 अंक है, 5 पर 2 जीरो हम बैठा देंगे। स्थानीय मान इसी तरह निकालते हैं, जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जाए आप देखें कि उसके बाद कितने अंक हैं, जितने अंक हो उतना जीरो बैठा देंगे। सही जवाब ऑप्शन बी। अगला सवाल है, ऐसी संख्या जो अपने और एक को छोड़कर किसी अंश से विभाजित न हो, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी ही संख्या होती है जो अपने और एक को छोड़कर किसी अंश से विभाजित न हो। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये सब ऐसी संख्या है जो खुद और एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। ये सब ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या कहलाती है। ये अपने और एक को छोड़कर किसी अंश से विभाजित नहीं होती। अगला सवाल है, 36 नंबर किस भिन्न का मान अधिकतम है? दोस्तों इसे भी हम आसानी से सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस तरह के प्रश्न में आप देखें कि 13/13 का वैल्यू 1 होता है। किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो ये इन्फिनाइट हो जाता है। किसी संख्या को 1 से भाग देते हैं तो उतना ही रहता है। 1/13 तो काफ़ी छोटा है, 1 का 13वां हिस्सा। सबसे बड़ा कौन है? ऑप्शन सी है। अगला सवाल है, लंबवत बनने वाला कोण है? ऐसा कोण जो लंबवत बने ये 90 डिग्री होता है, इसे समकोण कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कहीं पर प्लेन सरफेस पर खूंटा हो तो वो 90 डिग्री का कोण समकोण बनाता है। अगला सवाल है 38 नंबर। यहाँ पर 4 जो है संख्या दिया हुआ है, इसमें सबसे छोटा कौन है इसकी पहचान करना है। सबसे छोटा कौन हो जाएगा आप खुद देखकर पता कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बतला दूं कि 0 के बाद जितना ज़्यादा डिजिट रहेगा वो उतना छोटा माना जाता है, और 0 के बाद अगर शुरुआती 0 हो तो वो छोटे में गिनती हो जाएगा। यहाँ आप देखें काफ़ी 0 है, इसलिए ये छोटा हो जाएगा। यहाँ पर 3 ठो 0 आता है 0 पॉइंट के बाद, इसलिए ये छोटा हो जाएगा। अगला सवाल है 39 नंबर। 11/7 में से 4/7 को घटाते हैं। दोस्तों जब 11/7 में से 4/7 घटाएंगे तो हमें 7/7 प्राप्त होगा। जब हर का मान कॉमन हो, सेम हो, तो हम ऊपर ऊपर घटाते हैं। 11 में से 4 घटा दिया, 7 आ गया। 7/7 की बात करें तो ये आपस में कट जाएगा, इसलिए 1 प्राप्त होगा। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए। अगला सवाल है 40 नंबर। 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? वर्गमूल में हम 225 को प्राप्त करने के लिए कौन सी संख्या को आपस में गुना करेंगे? वर्गमूल का मतलब ही होता है किसी भी संख्याओं का आपसी गुना। 225 की वर्गमूल की बात करें तो ऑप्शन सी होगा
क्योंकि 15 को आपस में 2 बार गुना करते हैं तो 125 प्राप्त होता है। वैसे वर्गमूल निकालने का तरीका भी आप देख सकते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए हम इस तरह लिखेंगे, फिर 1 से भाग देंगे। 1 से भाग देने के बाद हमें जो प्राप्त होगा उसे हम 5 से भाग देंगे, यानी आपस में गुना करने पर ये 15 ही आता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में विषम संख्या कौन है? विषम संख्या होता क्या है, सम संख्या होता क्या है? आइए पहले हम यह जान लेते हैं। सम संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिसे 2 से भाग देने पर वह पूरा पूरा कट जाए, जबकि विषम संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिसे जब 2 से भाग दिया जाए तो वह पूरा पूरा ना कटे। जैसे 4 को 2 से भाग दीजिएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 5 को 2 से भाग दीजिएगा तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसलिए 4 सम संख्या है, 5 विषम संख्या है। अब इतनी बड़ी संख्या आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि ये पूरा पूरा कटेगा या नहीं? आपको लग रहा होगा हम भाग देकर देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बतलाता हूँ, आप आसानी से पता कर पाएंगे। 2 से वो सभी संख्या कट जाती है जिसका इकाई अंक यानी दाएं साइड से पहला अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी इन पांचों में से कोई एक रहेगा तो वह सम संख्या है। 0 है ये 2 से कटेगा, 6 है ये 2 से कटेगा, 4 है ये 2 से कटेगा। जबकि ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, ऐसी संख्या 2 से कभी नहीं कटेगा। इसलिए यह जो है विषम संख्या है। सही जवाब ऑप्शन सी। अगला सवाल है, समान लंबाई और चौड़ाई वाले आकृति को क्या कहते हैं? यानी ऐसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर हो। दोस्तों ऐसी आकृति वर्ग कहलाती है। वर्गाकार आकृति की लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है। अगला सवाल है 43, घनाकार आकृति का उदाहरण है। घन का नाम आपने सुना होगा, क्यूब। इसकी खूबी यह है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब आपस में बराबर होता है। ढोलक को आपने देखा होगा, इसकी आकृति घनाकार नहीं है। ईंट होता है घनाभ, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में बराबर नहीं होता। लंबाई 10 इंच, चौड़ाई 5 इंच, ऊंचाई 2.5 इंच। किताब का भी कोई फिक्स शेप नहीं है। जबकि पासा, आप लूडो में देखे होंगे, 6 साइड होता है, एक तरफ 1 लिखा होता है, दूसरी तरफ 2, तीसरी तरफ 3, यानी 6 तक लिखा होता है। इस पासी की आकृति घनाकार होती है। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्नांकित में कौन सही है? ये जो निशान होता है ये छोटा और बड़ा को बतलाता है। एक तरफ ये हुआ बड़ा का निशान, ये हुआ छोटा का निशान। अब इसे पहचानेंगे कैसे? ये जो निशान है, पॉइंट है एक तरफ, जिसे आप आम बोलचाल में टोटी कहेंगे। मैं कहूँगा ये एक टोटी है। कहने का अर्थ ये हुआ जिधर टोटी है उधर छोटी है। छोटी संख्या उधर ही है जिधर टोटी है। अगर ऐसा नहीं है तो वो ऑप्शन गलत है। आइए सभी ऑप्शन को चेक करते हैं, फिर हम सही जवाब तलाश लेंगे। यहाँ एक तरफ है 8785, यहाँ है 7858, यानी इधर जो है 8000 है, इधर 7000 है। ये ऑप्शन गलत है। इसको जब आप देखेंगे, इधर 6000 है, इधर 9000 है। ये सही है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। लेकिन आगे हम चेक करते हैं। इधर है 11111, इधर है 11101। कहा गया है कि 11111 छोटा है किससे? 11101 से, जो बिल्कुल गलत है। इधर आप देखेंगे तो 5454 छोटा है 4545 से, जो बिल्कुल गलत है। सही जवाब केवल एक ही है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है 45 नंबर, 18/1000 को दशमलव में बदलने पर क्या प्राप्त होगा? आप जब 1000 से 18 को भाग देंगे, भाग नहीं लगेगा, पॉइंट देंगे, 0 बैठाएंगे, फिर भाग नहीं लगेगा, फिर 0 बैठाएंगे इधर, फिर इधर। इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे यहाँ 1 के बाद 3 डिजिट है। हम जो है पॉइंट के बाद 3 डिजिट पूरा करेंगे। पॉइंट के बाद 3 डिजिट पूरा करने के लिए 18 में एक 0 लगाना होगा, क्योंकि 18 में 2 ही अंक है।
एक ज़ीरो लगाकर हम 0.018 पूरा करते हैं, यानी इसे हम दशमलव में बदलेंगे तो 0.018 हासिल होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है 46 नंबर। अगला सवाल है 55 डिग्री, 75 डिग्री, 125 डिग्री वाले चतुर्भुज का चौथा कोण क्या होगा। यानी चतुर्भुज उसको कहते हैं जिसकी 4 भुजा हो और 4 कोण हो। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आप देख सकते हैं हमने 360 में से तीनों को जोड़कर घटा दिया ताकि चौथा कोण पता चल सके। 360 में से जब तीनों को जोड़ते हैं तो 255 आता है। 255 को घटाने पर 105 प्राप्त होता है, यानी 105 डिग्री सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में मौजूद है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल भी काफ़ी बढ़िया है 47 नंबर। 4 मजदूर किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, उसी काम का 2 गुना काम अकेला मजदूर कितने दिन में करेगा। यानी 4 मजदूर जब किसी काम को 8 दिन में करते हैं तो एक मजदूर कितने दिन में करेंगे। जब एक से ज़्यादा मालूम हो, एक का पता करना हो तो हम गुना करते हैं, यानी 8 चौका 32 दिन में करेंगे। एक मजदूर 2 गुना काम कितने दिन में करेंगे, इसी का 2 गुने दिन में करेंगे। 32 को जब 2 से गुना करते हैं तो 64 आता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है इग्लू किसे कहते हैं। इग्लू जो होता है बर्फीले घर को कहते हैं, यानी ऐसी भी जगह होती है जहां बर्फ ही बर्फ होता है। वो बर्फ से ही घर बनाते हैं, वे बर्फ का घर इग्लू कहलाते हैं। अगला सवाल है नक्शा बनाने के क्रम में प्लस चिन्ह का प्रयोग कब होता है। नक्शा बनाने के लिए जहां कहीं भी प्लस चिन्ह रहेगा वो अस्पताल को इंगित करेगा। विद्यालय, मंदिर, मस्जिद सबका अपना अपना निशान होता है, लेकिन प्लस चिन्ह अस्पताल को दर्शाता है। अगला सवाल है निम्नांकित में खरीफ फसल कौन है। खरीफ फसल उसे कहते हैं जो मार्च अप्रैल में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। ये सब जो फसल है ये सब रबी फसल है, इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ये सब ठंडे समय में होता है। लेकिन धान की फसल खरीफ फसल है या गर्मी में होता है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला सवाल है निम्नांकित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों धातु को नॉर्मली चाकू से काटना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं गिनती के जिसे चाकू से काट सकते हैं। एक धातु है सोडियम, ये जो होता है इतना मुलायम होता है कि इसे चाकू से भी काटा जा सकता। सही जवाब है ऑप्शन सी। अब हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाता है। हमको लगता है कि जिस तरह हमारा घर है पक्षी का भी घर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पक्षी अपना घर खास ज़रूरत के लिए ही बनाते हैं। उनका वो ज़रूरत है अंडा देना। बाकी जो है चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, वो अपना जीवन कहीं भी बिता लेते हैं, पेड़ की डालियों पर हो चाहे कहीं हो। लेकिन जब अंडे देने की बारी आती है तो वे अपना घोंसला ज़रूर बनाते हैं। अगला सवाल है 53। पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है। पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जो जैविक घटक होता है वह वनस्पति होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है। निम्नांकित में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन जीवाश्म ईंधन कोयला है। बाकी जो जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है ये सब जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन ऐसे ईंधन को कहते हैं जो लाखों वर्ष पृथ्वी के नीचे मिट्टी में दबे रहने के बाद मिलता है। अगला सवाल है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक प्रवाहित जल होता है। सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला सवाल है दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित कौन सा शर्त आवश्यक है। दहन की जो क्रिया होती है जिसे जलना कहते हैं उसके लिए कुछ शर्त है। सबसे पहला शर्त है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, यानी ऐसा चीज जो जलने की क्षमता रखती हो। दूसरा वायु की उपस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि मोमबत्ती को जब आप गिलास से ढकेंगे तो मोमबत्ती भूत जाता है, क्योंकि वायु की
की वहाँ अनुपस्थिति हो जाती है। अगला जो शर्त है वो है पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी पदार्थ को जलाने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता है आप उसे उतना प्रदान करेंगे। एक कागज का ज्वलन ताप, एक लकड़ी का ज्वलन ताप दोनों एक दूसरे से अलग होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि दहन की प्रक्रिया के लिए तीनों शर्तों का होना आवश्यक है। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। जीव और पर्यावरण का जो पारस्परिक संबंध होता है उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है पर्यावरणीय समस्या का उदाहरण है। यहाँ पर 4 उदाहरण दिए हुए हैं। कौन पर्यावरण की समस्या है, आइए उसे पहचानते हैं। ओजोन स्तर का ह्रास। दोस्तों, पराबैंगनी किरणें जो आती है वो ओजोन स्तर के ह्रास के कारण आती है, जो काफ़ी हानिकारक होता है। यह पर्यावरणीय समस्या है, चाहे इसका कारण कोई भी प्रदूषण हो। अम्लीय वर्षा इसी से संबंधित है, जो ओजोन के ह्रास के बाद संपादित होता है। अगला है हरितगृह प्रभाव, यानी हमारे पृथ्वी का तापमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यह हरितगृह प्रभाव की ओर संकेत है। यानी पर्यावरण की जो समस्या है उनमें ये तीनों इंक्लूड हैं। सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है पर्यावरणीय ह्रास का मानवीय कारण है। ये जो पर्यावरण हमारा नुकसान हो रहा है, इसका हरासमेंट हो रहा है, इसका कारण क्या है। मानवीय कारण उसे कहते हैं जो हम लोगों के द्वारा घटित होता है, प्रकृति के द्वारा नहीं। यह है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या को हमने कंट्रोल में नहीं रखा, ये पर्यावरणीय ह्रास का कारण है। दूसरा है वनोन्मूलन। हमने वन को लगाने के बजाय दिन ब दिन अपनी ज़रूरतों के लिए वनों की कटाई करते रहे। तीसरा है नगरीकरण। हमने गांव को उजाड़कर शहर बसाया, इसमें जो प्राकृतिक वातावरण था पूरी तरह नष्ट हो गया। यानी यह भी मानवीय कारण है पर्यावरण के ह्रास का। यानी कहने का अर्थ यह है कि तीनों के तीनों उपरोक्त सभी पर्यावरणीय ह्रास के मानवीय कारण हैं। अगला सवाल है निम्नांकित में कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है। यहाँ पर 3 गैस का नाम दिया हुआ है, इसमें कौन सी गैस है आइए हम उसे पहचानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो हमारे शरीर के अंदर भी होता है, हम सांस लेने के दौरान छोड़ते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जो होता है वो हमें समय समय पर दिया जा सकता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस काफ़ी विषैला गैस होता है, जहरीला होता है और यही ओजोन परत का ह्रास का कारण भी बन जाता है। यानी यह काफ़ी प्रदूषित गैस है। अगला सवाल है बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है। बैल है वो गाड़ी को खींच रहा है, वह पेशीय बल है, क्योंकि बैल अपनी पेशीय का उपयोग करके, अपने जो शारीरिक शक्ति का उपयोग करके गाड़ी को खींचता है, इसलिए यह पेशीय बल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, इसे कम कैसे करेंगे। सूर्य प्रकाश द्वारा, वृक्षों द्वारा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लगाकर, इनमें कोई नहीं। वायु प्रदूषण में हम वायु से प्रदूषित गैस को कम करेंगे। इसके लिए हम वृक्षारोपण करेंगे, क्योंकि वृक्ष जो होते हैं अपने भोजन बनाने के क्रम में प्रदूषित गैस CO2 को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वायु प्रदूषण कम हो सकता है। सही जवाब ऑप्शन बी। अगला सवाल है मरुस्थलीय भवन, जिसे डेजर्टिफिकेशन कहते हैं, यह किससे होता है। यह जो होता है बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण होता है। यानी मरुस्थलीय भवन जो होता है बहुत उच्च तापमान और कम वर्षा के कारण होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 64 नंबर, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है। महासागर में जो जल स्तर में वृद्धि होता है उसका मेन कारण है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। जब ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ पिघलता है तो वह पानी नदी में आता है, नदी के बाद समंदर में चला जाता है, समंदर जो महासागर से मिलता है, इसलिए इसके स्तर में वृद्धि हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला सवाल है 65 नंबर, जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी विद्युत का जो सुचालक होता है कोई भी चीज, उसका कारण क्या है, उसका कारण है H+ और OH- आयन का होना। इसी के कारण जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी करंट प्रवाहित करते हैं। अगला सवाल है शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं। ऐसे प्राणी जो शाक सब्जी खाते हैं, पेड़ पौधे को खाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ये जो होता है उसमें उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे घास फूस। लेकिन जो शाकाहारी प्राणी होते हैं जो घास फूस को खाते हैं, वे प्राथमिक उपभोक्ता हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा खरगोश, बकरी, हिरन। ये सब पेड़ पौधे को खाने वाले हैं, इसलिए ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं। अगला सवाल है 67, निम्न में से कौन आकाशीय पिंड तारा है। यानी एक ऐसा पिंड जो ग्रह न होकर के तारा है। ये आकाशीय पिंड कौन सा है, वह सूरज है। ये जो सूरज हम देखते हैं ये एक तारा है, यह पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। बाकी जितने भी तारे आप देख रहे हैं जो रातों में नजर आते हैं, छोटे छोटे, या काफी दूर हैं सूरज के मुकाबले। अगला सवाल है 68, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है। भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड में जब वृद्धि होती है तो हरितगृह प्रभाव होता है, भूमंडलीय तापन होता है, पृथ्वी पर गर्मी बढ़ जाती है। अगला सवाल है दहन के लिए आवश्यक क्या है। दहन का अर्थ होता है जलना। किसी भी चीज को जब हम जलाएंगे तो उसके लिए कौन सी चीज आवश्यक है, वह है हवा। यानी कोई भी चीज जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। मोमबत्ती जल रहा है, उसे आप गिलास से ढक दीजिए, मोमबत्ती बुझ जाएगा, क्योंकि गिलास के अंदर का हवा समाप्त हो चुका है। यानी दहन के लिए हवा आवश्यक है। अगला सवाल है 70 नंबर, ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है। हमारे जो वायुमंडल है उसमें एक ओजोन मंडल होता है, यह एक हानिकारक किरण को अवशोषित करती है। उस किरण का नाम है पराबैंगनी किरण। जब पराबैंगनी किरण धरती पर आ जाती है तो बहुत खतरनाक बीमारी जैसे स्किन कैंसर वगैरह को जन्म देती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है आवृत्ति का मात्रक क्या है। दोस्तों आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। सही जवाब ऑप्शन सी। दोस्तों अगला सवाल है 72 नंबर, पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है। पादप को, पेड़ पौधे को कोई शाकाहारी जीव खाता है तो 10% ऊर्जा स्थानांतरण होता है। अगला सवाल है 73 नंबर, नेत्र में किस वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। हमारी आंख की रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है यह वास्तविक होता है, उल्टा होता है, छोटा होता है। अगला सवाल है 74 नंबर, निम्न में कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है। जो किशोर होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं, उसे अच्छे डाइट मिलने चाहिए ताकि उसके शरीर का बेहतर विकास हो सके। किशोर के लिए जो सर्वोत्तम आहार होता है वो रोटी, दाल, सब्जी होता है। सही जवाब ऑप्शन बी। अगला सवाल है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय देहरादून में है, जो उत्तराखंड की राजधानी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है भारत में मताधिकार की आयु कितनी है। भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। अगला सवाल है शेर किस वर्ग में सम्मिलित होता है। शेर जो है वह तृतीयक उपभोक्ता होता है। तृतीयक उपभोक्ता उसको बोलते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाता है। शेर जो है किसी भी ऐसे जानवर को खा लेता है जो खुद मांसाहारी हो, यानी शेर जो है तृतीयक उपभोक्ता हुआ। अगला सवाल है 78 नंबर, भारत देश का संविधान कब लागू हुआ। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। वैसे मैं आपको ये बतला दूं कि हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरी तरह तैयार हो गया था।
और बात करूं 15 अगस्त 1947 की, इस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी। यानी इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो शिक्षण शास्त्र से लिए गए हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? एक ऐसी कक्षा जिसमें अलग अलग समाज से बच्चे आए हुए हैं, हम भाषा शिक्षक हैं, हम क्या करेंगे? बच्चों को भाषा के प्रयोग का अधिक से अधिक अवसर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि सभी बच्चे एक दूसरे की भाषा को सुनेंगे और कुछ ना कुछ ग्रहण करेंगे, सीखेंगे, क्योंकि बच्चे जो सीखते हैं अनुकरण करके सीखते हैं। अगला सवाल है, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सबसे कम महत्वपूर्ण है संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, क्योंकि नियम कानून के अनुसार आप भाषा की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। बच्चों के जो सांस्कृतिक वातावरण है उसके हिसाब से भाषा की शिक्षा दी जाती है। व्याकरणिक नियमों की जानकारी होनी चाहिए। लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, पढ़ता और पढ़ती का जो कॉम्बिनेशन है इसे व्याकरणिक नियम कहते हैं। भाषा कौशल का ज्ञान होना चाहिए। भाषा के जो कौशल हैं, सुनना, लिखना, पढ़ना, बोलना, इसके पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, भाषा का प्रयोग हम कब करेंगे, कौन से शब्द कब बोलेंगे, इसकी जानकारी अनिवार्य है। अगला सवाल है, 81 नंबर, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर होना चाहिए? पढ़ाते समय जो कक्षा में अध्यापक होते हैं उसका ध्यान व्यक्तिक विभिन्नता पर होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि कक्षा में जो भी बच्चे हैं उसमें आपस में विभिन्नता ज़रूर होती है और उसी विभिन्नता को ध्यान में रखकर हम बच्चे को पढ़ाएंगे। कोई मंद बुद्धि है तो उसे हम ज़्यादा समझाएंगे, अधिक उदाहरण देंगे। अगला सवाल है, 82 नंबर, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? समावेशी शिक्षा का अर्थ ये होता है कि सभी प्रकार के बालकों को एक साथ शिक्षा देना। मंद बुद्धि हो चाहे तेज हो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे जैसे भी बालक हों, सबकी शिक्षा एक साथ होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग, क्योंकि समावेशी शिक्षा में आप तभी शिक्षा दे पाएंगे जब अलग अलग दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करेंगे। अगला सवाल है, 83 स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? स्पीयरमैन महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक थे। इसके अनुसार जो तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता होती है उसे जी कारक कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, 84 उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? उच्च प्राथमिक बोलते हैं कक्षा 6 से 8 को। ऐसे क्लास में अगर आप मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ा रहे हैं तो बेहतर क्या होगा? मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ाने के लिए आप संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उसका प्रयोग करना। जैसे 9 2 11 होना, इसका अर्थ होता है भाग जाना। जब बच्चे क्लास से भाग जाएंगे बीच में से तो आप कहेंगे कि ये बच्चा वर्ग से 9 2 11 हो गया, यानी वर्ग से बीच में से भाग गया। इस तरह जब आप लोकोक्ति का मुहावरे का प्रयोग करेंगे तो बच्चे आसानी से समझेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, पियाजे के अनुसार भाषा एवं अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ डैश के माध्यम से ही विकसित होती है। पियाजे का जो कथन था वो अंतःक्रिया से संबंधित था। पियाजे ने कहा था कि भाषा एवं अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ जब अंतःक्रिया होता है तो भाषा का विकास होता है। अगला सवाल है, 86 उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण ऐसे शिक्षण को कहते हैं जिसमें विशेष कमियों का निराकरण किया जाए। उपचार करने का काम डॉक्टर करता है। इसी प्रकार उपचारात्मक शिक्षण में ऐसी शिक्षा दी जाती है कि बच्चे के
कमियों की पहचान होती है, उसका निराकरण होता है। यानी उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। जब तक बीमारी पता नहीं चलेगा, इलाज क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कौशल 4 प्रकार के होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बोलना कौशल में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार बोलना। आप अपनी बात का प्रयोग तभी करें जब ज़रूरत हो। बगैर ज़रूरत के बोलना, बगैर स्थिति के अनुसार बोलना वाचालता कहलाता है। अगला सवाल है 88, कौन सा भूलने का कारण नहीं है? आदमी जो भूलता है उसका कारण क्या हो सकता है? मानसिक द्वंद्वता के कारण भी लोग भूलते हैं। सीखने की मात्रा में कमी है फिर भी भूलते हैं। पुनरावृत्ति का अभाव है, आप दोहराते नहीं हैं फिर भी आप भूलेंगे। शिक्षक की योग्यता का भूलने से कोई संबंध नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 89, शिक्षक अनुशासन की समस्या को हल कर सकता है। अनुशासन कहते हैं डिसिप्लिन को। एक शिक्षक कक्षा में अनुशासन कब बनाएगा? डिसिप्लिन कब और कैसे लाएगा? कठोर दंड द्वारा कभी नहीं ला पाएगा। कक्षा निष्कासन द्वारा, बच्चे बदमाशी करे उसको आप क्लास से भगा दीजिए, कभी अनुशासन नहीं आएगा। मुख्य अध्यापक को शिकायत करेंगे कब तक? ये अनुशासन लाने का उपाय नहीं है। लेकिन आप जब सहानुभूति दिखलाएंगे, बच्चे का दिल जीतेंगे, तो बच्चे आपकी बात ज़रूर मानेंगे। यानी कक्षा में अनुशासन का एकमात्र तरीका है। अगला सवाल है 90 नंबर, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? क्लास में बच्चा फेल हो गया, इसका मतलब ये हुआ है कि व्यवस्था फेल हो गई है। आपने जो बच्चे को पढ़ाया है उस पढ़ाई में ही कमी रह गई है। आप अपना स्वमूल्यांकन करें, फिर से नई शिक्षण विधि का उपयोग करके बच्चे को पढ़ाएं, बच्चा ज़रूर पास हो जाएगा। अगला सवाल है, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं? इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्पकृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? ऐसी गतिविधि जिसमें रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाता है वो पोर्टफोलियो आकलन कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, गणित शिक्षण शास्त्र लिया गया है। राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, वह किस रूप में जाना जाता है? यानी कहने का अर्थ यह है कि राजेश जो है गणित की समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित है। इस आंतरिक बल को जिसने उसे प्रेरित किया है, विवश किया है, वह प्रेरक कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 93 नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या, अनुमान अथवा नियंत्रण, प्राक कल्पना डैश के लक्ष्य हैं। ये सब होते हैं, किसके लक्ष्य होते हैं? ये सब जो होते हैं वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य होते हैं। व्याख्या, अनुमान, नियंत्रण, प्राक कल्पना, ये सब वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य हैं। अगला सवाल है, कम गति से सीखने वालों बच्चों की मुख्य विशेषता होती है। ऐसे बच्चे जो कम गति से धीमी गति से सीखते हैं, उसमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करता है। यानी वो मंदबुद्धि हो, कम सुनता हो, कम बोलता हो, कुछ न कुछ अक्षमता है, तभी वो धीमी गति से सीख रहे हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? सतत का मतलब होता है लगातार, व्यापक का मतलब होता है बड़े पैमाने पर। भाषा में बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना ही भाषा का सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सस्वर का मतलब होता है बोलकर पढ़ना, स्वर के साथ पढ़ना। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना जानते हैं लेकिन उसमें झिझक होता है। जब बच्चे पूरे क्लास के सामने पढ़ेंगे तो उसका झिझक समाप्त होगा। सही जवाब ऑप्शन बी। अगला है, स्मरण डैश के अंतर्गत आता है। स्मरण जो होता है याद करने की क्षमता, यह जो है धारण एवं अनुस्मरण के अंतर्गत आता है।
किसी भी चीज़ को याद रखना ही स्मरण है। अगला सवाल है 98। किशोरावस्था के दौरान कई प्रकार के तनाव और चिंताएं होती है। शिक्षकों को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? जब बच्चे किशोरावस्था में होती है तो उसके तनाव और चिंता का काल होता है। ऐसी स्थिति में सहानुभूति के साथ सतर्कतापूर्वक व्यवहार करके आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करके उसके साथ सहानुभूति दिखलाकर होशियारी के साथ हम उसे शिक्षा देंगे। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उसे लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? लेव वाइगोत्स्की ने ऐसे मौखिक संवाद को व्यक्तिगत वार्ता कहा है जो बच्चे अपने आप से करते हैं। व्यक्तिगत का अर्थ ही होता है खुद से करना, वार्ता का अर्थ होता है संवाद, बातचीत, यानी खुद से बात करना मौखिक संवाद होता है। अगला सवाल है 100 नंबर। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है वह किशोरावस्था है। किशोरावस्था के बाद ही कोई वयस्क होता है, यानी यह वयस्कता के ठीक पहले की घटना होती है। दोस्तों अभी हमने 100 सवालात को सॉल्व किए हैं जो दक्षता एग्जाम टेस्ट सीरीज 1 से लिए गए थे। समान शिक्षकों के लिए टेस्ट सीरीज 1 को हमने कंप्लीट कर दिया है, बाकी टेस्ट को भी हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। सभी टेस्ट सीरीज का वीडियो आप हमसे इंडिविजुअली व्हाट्सएप पर संपर्क करके ले सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इसके अतिरिक्त हम दक्षता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराते हैं, PDF प्रिंटेड नोट्स देते हैं। अगर आपने अब तक नहीं लिया है तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। PDF नोट्स व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर भेजे जाते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।